इन सिनेरियो में ज़रूर पूछते हैं कि लड़का की हाइट कितनी है, लड़की की हाइट कितनी है। सो ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं अभी अपना हाइट चेक कर लें, ठीक है? तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। सो द फर्स्ट साइन इज लॉस ऑफ हाइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ऐसा होता क्यों है डॉक्टर देवाशीष की एज के साथ हाइट लोगों की कम क्यों हो रही है? देखो, इंडिया में एक ही होता है कि एक के साथ एक फ्री मिल जाए तो बहुत बढ़िया वही है। सेंटर पे बात हो रही होती है कि भाई 2 पार्ट का तो 2,000 रुपये है और होल बॉडी का 3,000 रुपये है। हाँ। तो क्या लोगों को लगता है यार 1,000 में पूरी बॉडी का ही हो गया। अगर हम अभी यंग एज पे हैं, हम अभी डेक्सा स्कैन करवाने वाली एज में नहीं पहुंचे हैं, तो क्या हम कुछ ऐसी चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में जिससे आगे चल के हमारे ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क अपने आप ही कम हो? नमस्कार दोस्तों, दोबारा से स्वागत है एक और ऑस्टियोपोरोसिस के सेकंड एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट पर। लास्ट एपिसोड हम लोगों ने जो शूट किया था, काफी ज्यादा लोगों ने लाइक किया और बहुत लोगों ने उसमें बहुत सारे सवाल भी पूछे। सो मेरे साथ आज दोबारा से हैं डॉक्टर अंकिता। हाय अंकिता। थैंक यू सो मच डॉक्टर देवाशीष। सो कैसा रहा पिछले एपिसोड का जो डिस्कशन था उसके बारे में? पिछले एपिसोड के डिस्कशन के बाद मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं कि डॉक्टर देवाशीष मुझे आज कुछ ऐसा बताएंगे जिससे कि मेरा फ्यूचर में चल के ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क कम हो सके। तो आइए चलते हैं, इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने रिस्क के बारे में जान सकते हैं और उसे कम कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है ऑस्टियोपोरोसिस का, ये देख रहे हैं तो फर्स्ट एपिसोड जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजें, सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स और ट्रबल्स रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस है। और आज का जो एपिसोड मोस्टली फोकस होने वाला है कैसे डायग्नोसिस किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का, उसके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एपिसोड। सो डॉक्टर देवाशीष, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं या कोई ऐसे असेसमेंट्स हैं जिनके जरिए मुझे पता चल सकता है कि मेरा कितना रिस्क है आगे फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस होने का? देखो, रिस्क फैक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलूं, जस्ट टेस्ट से, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बोलने से कोई बेसिकली टेस्ट नहीं है, ये एक मार्कर है जो कि आप खुद अपने आप देख सकते हो, ठीक है? कि ऑस्टियोपोरोसिस का अगर आपको डायग्नोसिस करना है या आपको इसके बारे में जानना है तो ये ना 99.9% एक्यूरेट टेस्ट है। अच्छा। मैं इनफैक्ट 100% बोल सकता था, बट बहुत लोग नहीं मेजर करते, तो ये बात शायद वो। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आप किसी भी एज में अगर जानते हैं उसके बारे में कि हाँ मेरे को है कि नहीं है, तो उसका सबसे क्रूडेस्ट और इजीएस्ट टेस्ट, क्रूड इसलिए बोल रहा हूँ कि खुद कर सकते हैं, और इजीएस्ट इसलिए क्योंकि इतना सिंपल है कि आप, मैं बोलूंगा तो सब लोग कहेंगे अरे ये भी था क्या, ठीक है? सो 90% ऑफ Indians or even almost 100% people once in their lifetime they measure their height, ठीक है? अपनी हाइट को मेजर करते हैं, और मोस्टली शादी से पहले तो करते ही करते हैं। इंडियन सिनेरियो में जरूर पूछते हैं लड़का की हाइट कितनी है, लड़की की हाइट कितनी है। तो इस चक्कर में क्या होता है, शादी के टाइम में सबको हाइट याद होती है अपनी। सो अगर आप अपनी शादी की हाइट को याद रखते हैं, उसे बेंचमार्क रखते हैं, क्योंकि वो आपका फुल बॉडी ग्रो होने के बाद आपने उसको लिया है, जैसे 18-20 में आपने इस हाइट को मेजर किया था, अब 35, 40, 45, 50, 60, 70 जिस भी है उसमें आप बस उस हाइट को दोबारा अपनी मेजर कर लीजिए। अच्छा। तो इफ यू सी द हाइट इज सेम, सो चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आर वेरी लो। एंड इफ यू हैव लॉस्ट हाइट, सो ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं अभी अपना हाइट चेक कर ले, ठीक है? तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। सो द फर्स्ट साइन इज लॉस ऑफ हाइट। इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि कितना लॉस होगा, तो या मतलब लाइक सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, कुछ भी लॉस? बड़ी चीज है कि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है? हाँ। और मैंने भी मतलब एक्चुअली तो ये अपने ही घर में देख के कि दादी की हाइट कम हो गई थी बोल के मैंने उनसे पूछा था। तो विद दैट बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ कि ये अगर आप सबको बहुत ही पूछोगे, सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, और आप क्रूड स्क्रीनिंग सबका कर सकते हैं। शादी के टाइम की स्पेशली आई थिंक जो ओल्ड एज में स्पेशली बहुत हेल्पफुल है। शादी के टाइम पे और मेनोपॉज के समय और पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में आप अगर इसको ध्यान रखोगे तो देखोगे आप कि लोग 2 सेंटीमीटर से लेके 2 से 4 इंच तक लूज कर चुके होते हैं, उनको पता नहीं होता है। 4 इंचेस इज लाइक वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। सो लोग कहते हैं मेरी 5.5 हाइट थी, और जब आके वहां पे मेजर करते हैं सर बाकी कहाँ गई? सो दैट्स ए आई ओपनर। सो दिस टेस्ट कैन बी डन एनीवेयर, इसलिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ऐसा होता क्यों है डॉक्टर देवाशीष की एज के साथ हाइट लोगों की कम क्यों हो रही है? देखो, 2 अलग अलग रीजन है। एक तो है कि क्योंकि मसल एक्टिविटीज जो है, मसल वीक हो रही है, तो आप ऐसे ही स्ट्रेट खींचने की कोशिश करते हो, वो नहीं होता है।
सेकंड इसकी बोन की भी हाइट, जैसे वर्टिबल बोन्स की हाइट भी अब कम होती हुई कंप्रेशन होते जाते हैं, और स्लो कंप्रेशन, ऐसा नहीं है कि सडन कंप्रेशन है, तो स्लो कंप्रेशन। तो ये दो चीजों से आप हाइट, तो हमारी बोन्स जितना स्ट्रांग होंगी उतना कम कंप्रेशन, उतना कम कंप्रेशन होगा। ये एक क्रूड तरीका है। सेकंड है वेट लॉस। आप अगर देखोगे कि अगर आप बोन डेंसिटी लूज कर रहे हो तो ये ईयर्स में देखना है। जैसे मेरी 30 की एज में वेट इतना होता था, 40 की एज में इतना होता था, 60 की एज में इतना होता था। तो ये एज भी, वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें कि आपको पता चल जाता है वेट लॉस भी हो रहा है, ठीक है, और कोई मेडिकल इशू आपको नहीं है, मगर फिर भी वेट लॉस हो रहा है। सो दिस इज अनदर एरिया कि हमारे बॉडी में कैल्शियम जो है वो निकल जा रहा है, तो बोन वेट जो है वो कम हो जा रहा है, इसकी वजह से वेट। सो ये दो चीजें मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि घर में आई थिंक वेट लॉस स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन, ज्यादातर जो औरतें हैं उनके लिए फिटनेस का क्राइटेरिया है कि उनका वेट कितना है, और अगर उनको बोलो कि आपको हेल्दी होने की कोशिश करनी है तो वो सबसे पहले एम करेंगे, अच्छा मैं 3 महीने में अपना 4 किलो 5 किलो 6 किलो वेट कम करना है। सो आई थिंक वेट लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि उसमें वो जो एक्सरसाइज से ज्यादा डाइट पे फोकस करके जो वेट लॉस करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल ही हटा देते हैं, तो और सप्लीमेंट्स भी मोस्ट ऑफ देम आर नॉट टेकिंग इनफ सप्लीमेंट्स आल्सो, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क काफी ज्यादा होता है। नाउ अगर हम साइंटिफिक टेस्ट के बारे में बात करें तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट एक बोन डेंसिटी स्कैन होता है। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद बोन डेंसिटी स्कैन इज कि बोन डेंसिटी स्कैन 90% ऑफ द प्लेसेस में ऑस्टियोपोरोसिस के स्क्रीनिंग के कारण नहीं लगाया गया। ये लगाया गया, हॉस्पिटल लगाते हैं कि हम एक जो हेल्थ चेकअप है उसको कंप्लीट कर कुछ तो ऑर्थोपेडिक का भी कराते हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ अवेयरनेस से कुछ कर रहे हैं। यू गो एंड आस्क एवरी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और जिसने मशीन खरीदी होगी, आपका फिलोसफी क्या है इस टेस्ट को कराने का, नहीं टेस्ट को कराने का। तो आप देखोगे नहीं जी ये तो एक पार्ट है, ये तो एक पार्ट है। किससे पूछोगे आप? रेडियोलॉजिस्ट से पूछ लो, ऑर्थोपेडिक से पूछ लो, आप फिजिशियन से पूछ लो। एंड अनफॉर्चुनेटली वो टेस्ट कराया भी होता है, 90% लोग उसको कहते हैं कि ठीक है चलो नॉर्मल है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद बोन डेंसिटी टेस्ट है उसको बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि उसका बैड नेम इसलिए हुआ है क्योंकि आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है कि आज आपकी बोन डेंसिटी ये आई है और कल मतलब 1 साल बाद या 2 साल बाद क्या आई, उसमें कोई वैलिड इम्प्रूवमेंट या लॉस नहीं दिखाई देता, क्योंकि ईयर्स टुगेदर चलता है। मतलब 10 साल पहले क्या कराया था और आज में फर्क पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट जो है ना ईयरली कराने का कोई तुक नहीं बनता है, और लोगों को दिखता भी नहीं है कोई डिफरेंस, तो लोग सोचते हैं कि शायद ये ऐसे ही दिखाया जा रहा है बार बार। अच्छा दिखा रहा है तो कभी सही वो दिखा रहा है, कभी खराब दिखा रहा है तो कहते हैं बॉर्डर लाइन लो दिखाई दे रहा है, व्हाई टू ट्रीट दिस। सो अंडरस्टैंडिंग कि ये जो चीज है ये ट्रीटेबल है, एंड बोन डेंसिटी को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत लोग समझ नहीं पाते। नाउ अब आपको मैं बोलता हूँ कि बोन डेंसिटी टेस्ट कराया है आपने, क्यों? तो उसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आने के लिए ना इसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन डेंसिटी 2 तरीके से होता है, एक तो हॉस्पिटल में बड़ी मशीन से किया है, एक होता है आप देखोगे कैंप्स, किसी भी कॉलेज में कोई ऑर्थोपेडिक कैंप लगा तो उसमें छोटी सी मशीन लगा देते हैं ना, वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, वो एक्यूरेट नहीं होता, तो कभी वो सही दिखा रहे कभी वो गलत दिखा रहे। तो अगर आपका, मेरा मानना है कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह दिखाया जाए कि मास स्क्रीनिंग कर सकते हो, अगर उसमें आपका कम आया है तो आपको जाके डेक्सा स्कैन से स्कैन कराना चाहिए। अगर आपका उसमें नॉर्मल आया बट आपको बोन रिलेटेड सिम्टम्स जितने हमने डिस्कस किए पिछले वीडियो में वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं बट आपका ये नॉर्मल आ रहा है, तो आपको कराने की जरूरत है। सो दीज आर 2 ways वी कैन डू बोन डेंसिटी टेस्ट। नाउ बोन डेंसिटी टेस्ट से एक और चीज ये आती है, इंपॉर्टेंट आती है कि बोन डेंसिटी ना बहुत ही गलत दे सकता है रिपोर्ट, ठीक है, बड़ी मशीन से। हाँ बड़ी मशीन से भी गलत दे सकता है, इसको सोच के करना है। नाउ इंडिया में ना एक ही होता है कि एक के साथ एक फ्री मिल जाए तो बहुत बढ़िया मिलता है लगता है। तो यू विल सी द बोन डेंसिटी स्कैन की उसमें कोर बोन्स, हमें हिप और स्पाइन को स्क्रीन करना बहुत जरूरी है, रेस्ट ऑल बोन्स छोड़ सकते हैं। हिप और स्पाइन की बोन्स अगर सॉफ्ट हो रही है इसका मतलब है कि बोन सॉफ्ट हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि लोग रिस्क ऐड कर देते हैं। लोगों का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी रहता है, जैसे मैं पेशेंट को डेक्सा स्कैन लिखती हूँ तो वो मुझे डायग्नोस्टिक सेंटर से यही पूछते हैं फोन करके कि आपको 1 साइड कराना है, 2 साइड कराना है, 3 साइड कराना है कि होल बॉडी डेक्सा स्कैन कराना है, तो उसमें सबसे बेस्ट कौन सा रहता है? हाँ तो यही जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। उस डेक्सा स्कैन में क्या होता है कि हिप एंड स्पाइन आर द 2 कोर बोन्स जिसमें फ्रैक्चर होने से पेशेंट परेशानी में फंस सकता है। तो हम उन दोनों बोन्स को क्वांटिफाई करते हैं, क्यों? कि जो पेरिफेरल बोन्स है वो जल्दी वीक हो जाती है, ठीक है, तो उनकी एरोनमस रिपोर्ट बहुत ज्यादा हाई आएगी। और कुछ बोन्स जिनमें कभी भी कैल्शियम डेफिसिट नहीं होता है, जैसे स्कल बोन या पेल्विस बोन,
क्योंकि बॉडी को पता है कि उसमें ऐसी चीज रखी हुई है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट विल बी द लास्ट टू गो। यस नाउ क्या होता है कि लोग जाके कराते हैं, जब जाते हैं तो किसी डॉक्टर ने लिखा होता है 2 पार्ट, जैसे तुमने लिख दिया हिप एंड स्पाइन लिखा, तो वहां पे सेंटर पे बात हो रही होती है कि भाई 2 पार्ट का तो 2,000 रुपए एंड होल बॉडी का 3,000 रुपए। हाँ तो क्या लोगों को लगता है यार 1,000 में पूरी बॉडी का ही हो जाएगा, बट द बिगेस्ट ट्रबल इज कि आपने पूरा करा लिया ना, तो अब स्पेल आपको एक बहुत बड़ी एरर वैल्यू दे देगा, नॉर्मल दिखा देगा, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी नॉर्मल, आपको लगेगा एवरेज वैल्यू तो बढ़िया है बहुत, ठीक है। अब वो डिटेल वैल्यू में कोई जाता ही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम के मार्क्स देखना ना, तो लास्ट में आपके कितने आए, किस सवाल में कितने आए, वो कोई नहीं देखता, एंड पॉइंट पे क्या आता है, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो होल बॉडी कभी नहीं कराना चाहिए, ठीक है। ठीक है। इट इज नेवर टू बी डन, इट हैज ए एकेडमिक इंटरेस्ट rather than patient treating, ठीक है। सो लोग क्या होता है कि हाँ फ्री में मिल जाए तो एक के साथ पूरे करा देते हैं, 100 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, चलो एक बार में पूरा पता चल जाए। दिस इज ए रॉन्ग कंसेप्ट। सो 2 पार्ट हिप एंड स्पाइन, आप दोनों हिप करा सकते हो 3 पार्ट के लिए, स्पाइन करा सकते हो, दैट्स ए वैलिड आंसर। तो आपको कोर बोन पता चल जाएगी कैसी है। रिस्ट, हाँ तो रिस्ट बहुत समय लिखो स्पाइन, तो वो होल बॉडी कराते हैं, तो वो गलत हो जाती है, ठीक है। एंड हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स ऑल्सो टेल देम कि आप करा लो, इसमें फायदा ही है आपको, फायदा नहीं, फ्री में कुछ नहीं कराने का, ठीक है। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सेकंड इज कि मशीन का स्टैंडर्डाइजेशन। दीज मशीन्स आर एक्चुअली टू बी कैलिब्रेटेड एवरी डे, ठीक है। अब टेक्नीशियन को पता ही नहीं है कि क्या करना है। अब बहुत बड़ी चीज है कि रेडियोलॉजिस्ट डेक्सा मशीन को अपनी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो तो इंटरप्रिटेशन ऑर्थोपेडिशन करता है। अब ऑर्थोपेडिशन क्या है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उसकी रिपोर्ट साइन करे, तो विल साइन द रिपोर्ट। सो नोबडी साइंस द रिपोर्ट। इफ यू टेक आउट एनी स्टैंडर्ड, किसी भी अच्छे से अच्छे सेंटर का बोन डेंसिटी उठा के देखोगे तो उसमें रेडियोलॉजिस्ट से साइन नहीं होगा। इट इज एन ऑटोमेटेड जनरेटेड रिपोर्ट। सो ऑटोमेटेड का मतलब है कि आपने इसको अपने भरोसे छोड़ दिया, भगवान भरोसे टाइप। तो टेक्नीशियन ने उसकी रिपोर्ट करी, ठीक है, टेक्नीशियन ने पेशेंट को बैठाया, उसने पोजीशन करा और पता चला कि भाई इसने पोजीशन गलत किया, तो रिपोर्ट भी गलत आ गई, ठीक है। सो फर्स्ट इज ट्रेन टेक्नीशियन इज नीडेड। सो अच्छा टेक्नीशियन उसकी हर बार सेम पोजीशनिंग करे और एग्जैक्ट सेम हिप के सेंटर का, मतलब नेक का सेंटर, हिप का जो नेक है जहाँ पे फ्रैक्चर ज्यादा होता है उस पर पॉइंट करे, और स्पाइन के सेंटर्स को पॉइंट सही से करे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ए यूजर ड्रिवन टेस्ट हो गया अभी। अब आपका टेक्नीशियन अच्छा नहीं है तो खराब आएगी। नेक्स्ट इज कि जब आपने वो रिपोर्टिंग करी है, उस मशीन की कैलिब्रेशन कितनी हुई है। सो इट हैज टू बी कैलिब्रेटेड एवरी डे। एक बोन मॉडल के साथ उसको, मतलब कंट्रोल स्टडी के साथ डेली कैलिब्रेट करना होता है। एंड टू योर मतलब मोस्ट, मतलब सबसे सरप्राइजिंग तुम्हारे लिए रहेगा कि कोई भी सेंटर नहीं करता है, क्योंकि वो रेडियोलॉजिस्ट का तो है नहीं मशीन, ऑर्थोपेडिशियन सेंटर में जाता नहीं है, टेक्नीशियन को कुछ पता नहीं है कि इसको डेली कैलिब्रेट करना है। सो द सेंटर्स वेयर डेली कैलिब्रेशन ऑफ मशीन इज हैपनिंग, दोज आर द सेंटर्स जिससे आपको कराना है। अभी आप पूछ के ढूंढ के दिखा दो, इंडिया में नहीं मिलेगा। एंड नाउ द रिपोर्ट इज नॉट साइंड बाय ए रेडियोलॉजिस्ट, इट हैज बीन डन बाय ए टेक्नीशियन हु इज नॉट ट्रेन्ड इनटू इट, द मशीन इज नॉट कैलिब्रेटेड, यू गेट ए रिपोर्ट ऑफ नॉर्मल रिपोर्ट, इट हैज नो वैल्यू, ठीक है। सो इसलिए मैं बहुत समय क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में जहाँ बैठा हूँ वहां से कराओ, क्योंकि मैं पूरी तरह पीछे पड़ के उन्हें डंडा करके रखता हूँ कि भाई तुम्हें कैलिब्रेट डेली करना है, डेली रिपोर्टिंग, नाउ द रिपोर्ट विल कम कंसिस्टेंटली गुड, ठीक है। तो अब उसको देखना जरूरी है। सो अंडरस्टैंडिंग, डोंट गेट इट डन बिकॉज यू हैव ए पैकेज। कोई पैकेज ले लिया आपने एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप का और उसमें रूटीनली नहीं करा, सही सेंटर से सही तरीके से करना। किसी पर्टिकुलर एज पे एडवाइस करते हो आप डेक्सा स्कैन, या देखो मुझे गाइडलाइंस, हमारी गाइडलाइंस वो कहते हैं कि फॉर ऑल वुमेन हु आर अबव 65 इट शुड बी डन, बट पर्सनली आई फील दैट 65 इज टू लेट, मतलब तब तक तो जो डैमेज होना है हो चुका है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारा जितने भी गाइडलाइंस है वो है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद कितना डायग्नोसिस कैसे वो करें। बट मुझे लगता है कि ऑस्टियोपीनिया या नॉर्मल बोन डेंसिटी से ऑस्टियोपीनिया की तरफ जा रहे हैं, तभी रोकना जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, वेरी ट्रू। सो फ्रॉम माय साइड सिंपलेस्ट मैंने सबको गाइड करता हूँ, मेनोपॉज हिट किया, गेट ए डेक्सा स्कैन ऑफ हिप एंड स्पाइन, ठीक है। नाउ इफ इट इज नॉर्मल हर 5 साल पे रिपीट करना, एंड इफ इट इज एबनॉर्मल, अभी खराब आ गया है, तो 2 से 3 साल में रिपीट। नॉट वेरी वेरी रिफ्रेशिंग टू हियर, क्योंकि बहुत कम ऑर्थोपेडिशियंस हैं जो
इतना एग्रेसिवली ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हाँ नहीं होने से देखो आई नो कि 99% लोग नहीं एज अ है गायनेकोलॉजिस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये फॉलो कर रहे हो। आई एम आल्सो हैप्पी दैट देयर इज अ गायनेकोलॉजिस्ट हु इज थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि बाकी गायनेकोलॉजिस्ट को इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। So understanding osteoporosis is very important. So if you are 45 or 50 जहाँ पे menopause हो गया है, the first landmark is to get a bone density. Now getting a bone density, and if it is low, every 2-3 years you have to repeat, and if it is normal, repeat it after 5 years. That's it, and that's the way of doing a perfect bone density. So अब आपका आएगा कि हाँ diagnosis हुआ तो आगे क्या करना, ठीक है। तो आगे ट्रीटमेंट वाला फंक्शन से पहले और भी बहुत सारी चीजें। थैंक यू डॉक्टर देबाशीष, आपने हमें इतना डिटेल में समझाया कि कैसे हम अपने रिस्क का असेसमेंट कर सकते हैं। पर अगर हम अभी यंग एज पे हैं, हम अभी डेक्सा स्कैन करवाने वाली एज में नहीं पहुंचे हैं, तो क्या हम कुछ ऐसी चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में जिससे आगे चल के हमारे ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क अपने आप ही कम हो? हाँ, दिस इज फॉर प्रिवेंशन, दिस इज यस। मतलब हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें, मैं तो इतनी सारी चीजें बताऊंगा कि ये एपिसोड उससे में निकल जाने वाला है। कोई बात नहीं, हम आपके साथ एक थर्ड एपिसोड भी कर ले। डेफिनेटली ट्रीटमेंट इज अगेन दिस इज प्रिवेंशन एपिसोड। सो डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन में सबसे पहला चीज की अवेयरनेस ऑफ द थिंग। द मोमेंट यू आर अवेयर, नाउ यू विल डू ऑल थिंग राइट टू नॉट लैंड इनटू ऑस्टियोपोरोसिस। तो सबसे पहला जो काम आप क्या कर सकते हो इज एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, ठीक है। बोन स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए, मसल स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। 90% ऑफ इंडियंस आर एक्चुअली, हम लोग बने हुए हैं, हमारे दिमाग में घुसा हुआ है ये चीज है, ये जेनेटिक है कि एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो बोन स्ट्रांग होनी शुरू हो जाए। और वेट ट्रेनिंग तो आई थिंक एटलीस्ट मैं तो औरतों के बारे में जानती हूँ, तो अमंग्स वुमेन तो बिल्कुल ऐसा है कि बहुत कम है, बल्कि अब तो पहले से बेटर हो गया है परसेंटेज जो लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, फॉर देम एक्सरसाइज मीन्स कि हम वॉक पे चले गए, या हम जिम में जाके ट्रेडमिल पे रन करके आ गए, या हम क्रॉस ट्रेनर करके आ गए, हम साइकिल करके आ गए। एक्सरसाइज का मतलब है सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइजेस नहीं, एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनको लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, और अगर करना भी है तो वो आधा किलो 1 किलो के डंबल से हो गया, हाइट करेंगे तो हम मैस्कुलिन हो जाएंगे। नहीं, हमें एक्चुअली हमें जो लगता है ना, लोगों को ये है कि हम हेल्थ पे एक्सपेंडिचर नहीं चाहते, खर्चा नहीं करना चाहते, ठीक है। तो फ्री में जो कर सकते हैं ना, वॉक कर सकते हैं, एक तो हफ्ते साइकिलिंग ये सब कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडमिल कर सकते हैं, ठीक है, वेट डंबल एक दो। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर कि हेल्थ में खर्चा भी है, एंड प्लस आई थिंक ये सिर्फ हमारे खर्चे की बात नहीं है, खर्चे से जहाँ तक औरतें आती है ना, और तो खर्चे से इम्पोर्टेंट चीज एक और है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गेटिंग ए ट्रेनर। यस, ठीक है, आप ट्रेनर पे खर्चा आएगा ना, कभी नहीं करेंगे। स्कूल टीचर है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ना 100 टीचर रख लेंगे एक ही सब्जेक्ट के लिए, और पैसे वेस्ट करने में महान है हम लोग, ठीक है। बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको 100 टीचर लगा देंगे, पढ़ा देंगे। बट एक्सरसाइज के लिए टीचर बोलो, नोबडी विल से यस टू इट। तो ट्रेनर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ये है कि हम जिम गए थे का मतलब है कि हम जिम गए, हमने जिम में जाके खुद एक्सरसाइज करी और वापस आ गए, ठीक है। वहाँ ट्रेनर से नहीं मिले। अगर ट्रेनर पैसे आपके पास पूछेंगे भी नहीं सवाल उसके। इंजरीज के भी काफी पेशेंट आते होंगे, क्योंकि मेरे पास आते हैं वापस पेशेंट की डॉक्टर हमने करना तो शुरू करा था, पर हमारा ये टीयर हो गया, फिर हम गए ऑर्थोपेडिशियन के पास, उन्होंने बोला कि अब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फिलहाल आप इतने महीने बेड रेस्ट पे हो, या आपको रेस्ट रिक्वायर्ड। तो अगला सवाल अगर ये पूछोगे कि आपके पास ट्रेनर था कि नहीं, मैंने नहीं, हमारे पास ट्रेनर नहीं था, हम पड़ोसी को देख के कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं, यूट्यूब देख के। और दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम ना, ट्रेनर लेना चाहिए। नाउ वेट ट्रेनिंग कैन बी डन। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, वेट ट्रेनिंग तो हम जिम में जाके कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग घर पे भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, रेस्ट और एंकल वेट्स आते हैं, आप उनको बांध के हाथ में और पैर में करके काम करोगे, उससे भी वेट ट्रेनिंग हो जाती है। और ये जो एक आजकल बहुत पॉपुलर है, जो एक आपका चेस्ट वेस्ट आता है, वेटेड वेस्ट पहन के भी आप अपने वॉक कर सकते हो, दैट इज हेल्पफुल। Any sort of any weight which is you are going to put it to your body, वो आपको weight training exercise करा सकता है। These are easy ways of doing it, जो जिम नहीं जा सकते उन लोगों के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट्स के साथ एंड रेजिस्टेंस बैंड के साथ, ये दोनों से बोन स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि इससे ग्रेविटी बढ़ती है, ग्रेविटी से हमारे बोन की क्वालिटी बढ़ेगी। सो एनीथिंग व्हिच इज डन विद ग्रेविटी इज ए गुड एक्सरसाइज। नाउ एक और प्रॉब्लम है कि मिसनोमर बहुत सारे, जैसे एक्सरसाइज बोलोगे ना तो लोगों के दिमाग में दो चीजें आती है। सबसे पहले एकदम शूट की तरह आके गिरता है एक्सरसाइज,
हाँ योगा करना शुरू करते हैं, हाँ, ठीक है। दैट्स अनदर प्रॉब्लम कि योगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं स्टार्टिंग में, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आती है तो पहले फ्लेक्सिबिलिटी में ही चोट लग जाती है आधे लोग, क्योंकि अगेन द ट्रेनर इज नॉट ए मतलब क्या होता है डिग्री होल्डर वाला ट्रेनर नहीं, वो सीख सीख के देख देख के सीखा हुआ है, तो इंजरी प्रिवेंशन नहीं होती है। सेकंड इज स्विमिंग। नाउ ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट अगर स्विमिंग करता है तो समझा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से सुन लेना कि स्विमिंग में वेटलेसनेस होता है, ठीक है, तो ग्रेविटी ग्रेविटी कम हो गया है, हाँ, तो अब आपको ऑस्टियोपोरोसिस और हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ऑस्टियोपोरोटिक थे तो आपने अगर स्विमिंग की है, जितनी देर स्विमिंग की उसका डबल आपको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो लोग तो यहीं पास तो जाने वाले हैं। लोग आके मेरे को बोलते हैं सर हम तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं, ये योगा करते हैं और दूसरा करते हैं स्विमिंग। swimming. So these are the two things which are problematic for osteoporosis patient. योगा ऑल्सो आई थिंक कुछ एडवांस फॉर्म ऑफ योगा हाँ, ऐसे पावर हैं योगा में जिसमें जब हाँ, जिसमें जाते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बट के लिए इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो हाँ, उस लेवल का योगा करते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए मतलब है प्राणायाम करा, थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार करा, थोड़ा बस हो गया, उतने में हाँ, स्ट्रेचिंग वगैरह करके योगा हो। स्ट्रेचिंग ही हमारे दिमाग में होता है कि जॉइंट मोबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, बट जॉइंट मोबिलिटी यस इज इम्पोर्टेंट, बट एज वेल एज योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑफ मसल स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है। सो दीज आर टू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला जो वो आता है एक्सरसाइजेस के बाद जो आती है, जैसे तो फूड खा रहे हैं हम लोग प्रिवेंशन की, तो अगर देखोगे नॉर्दर्न इंडिया में बेल्ट में फूड देखोगे, अब तुम भी सबसे पहले मोर्चा बांधते हो उसके लिए कि वेजिटेरियन हूं मैं, तो द प्रोटीन डाइट, नाउ द वेजिटेरियन डाइट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम लोग सिलेक्शन में। आप वेजिटेरियंस को देखोगे ना, इतना सुपर सिलेक्टिव है वो, वेजिटेबल्स में भी वेजिटेबल ये वाला खाऊंगा वो नहीं खाऊंगी, ये खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, बहुत ज्यादा होता है वो, ठीक है। तो वेजिटेरियन डाइट इज ऑलरेडी लो इन प्रोटीन, सो यू नीड टू बिल्ड अप द बोन। बोन बिल्डिंग में प्रोटीन एक्ट्स एज ए सीमेंट, जैसे दीवार मुझे बनानी है तो दीवार में ईंट के साथ सीमेंट लगती है, तो यहाँ कैल्शियम के साथ प्रोटीन चाहिए होता है, अदरवाइज बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी इज अनदर बिग एस्पेक्ट, जिसके कारण इंडियन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं उनको आलू पराठे खिला लो, उनको समोसे खिला लो, उनको आलू की सब्जी खिला लो, आलू से जो मर्जी खिला लो, ठीक है। और चावल, हम रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, ऐसा स्टेटस है, और कुछ चावल खाते हैं रोटी नहीं खाते, बट कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर वेरी लो इन प्रोटीन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू increase the protein diet to make the bone strong. So the moment we say vegetarian, मेरे 90% पेशेंट वेजिटेरियन है, ठीक है। मैं उनको ये समझाता हूँ, मगर वो मोर्चा बांध लेते सब लोग कि नहीं प्रोटीन, अभी तो दवाइयों के भी आते रेड मार्क नहीं खाएंगे, but understand I'm also vegetarian. I eat eggs, but I make sure that I'm having, मतलब मैं कम से कम 1 ग्राम पर किलो के हिसाब से प्रोटीन रफली खा रही हूँ, क्योंकि मतलब वेजिटेरियंस के पास ही बहुत सोर्सेज हैं, मिल्क, जितने भी सारे दूध, दही, छाछ, दाल, पनीर, सोया, छोले, चने, मतलब जितने भी सारे बीन्स हैं, ऑल ऑफ देम आर सो रिच इन प्रोटीन। तो वेजिटेरियन प्रोटीन में एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस के पास वैरायटी कम है, प्रॉब्लम है कि उनके पास परफेक्ट प्रोटीन नहीं है। जैसे आप चिकन या मीट में उससे परफेक्ट से ज्यादा वो लोग ये सारी चीजें तुमने जितनी बताई है ना, आधे लोग नहीं खाते होंगे। हाँ, लोग नहीं खाते, जो देखेगा ना उसमें तो वेजिटेरियंस को क्या जरूरत है कि उनको स्पेसिफिकली जो थोड़ा प्रोटीन रिच फूड है वो, और दैट टू इन वैरायटी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो रोज एक ही दाल खा रहे हैं, उनको दाल भी मिक्स करके खानी पड़ेगी, उनको चेंज कर करके मतलब अपना खाना देखना पड़ेगा, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन रिच डाइट सिंस इंसेप्शन, मतलब कि बच्चा आने के बाद से ही, बच्चे से ही शुरू होना चाहिए प्रोटीन इनटेक। सो हम अपने खाने को अगर कंपेयर करें किसी भी यूरोपियन फूड से, तो यूरोपियन खाने को अगर आप देखोगे तो 70% इज से मीट अगर खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, तो दैट्स प्रोटीन, एंड रेस्ट 30% इज विद, अगर वो आलू खा रहे तो आलू, राइस खा रहे तो राइस। वो कार्बोहाइड्रेट एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। यहाँ तो आलू की सब्जी से रोटी और चावल खाई जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फैक्ट है, जिसके कारण प्रोटीन डेफिशिएंसी स्टार्टिंग से होती है और एंड तक चलती रहती है। सो प्रोटीन को बहुत ध्यान देके खाना है और इस पे फोकस करना है। 1 ग्राम प्रोटीन जो तुम बोल रही हो, दैट इज 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन इज WHO, नहीं, इट इज WHO रिकमेंडेशन फॉर पुअर कंट्रीज टू एटलीस्ट हैव मिनिमम न्यूट्रिशनल प्रोटीन, ठीक है। तो ये मिनिमम है, इट इज नॉट कि आप इतने भी ऐड करोगे, आप 2 ग्राम तक 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से खाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। आई थिंक ज्यादातर लोग इंडिया में उतना भी प्रोटीन नहीं खाते हैं, 0.5। हाँ, अब वेजिटेरियन से अब नॉन वेजिटेरियन पे भी जा रहा हूँ। नॉन वेजिटेरियन को भी अगर पूछोगे इंडिया में, तो
इंडियंस आर सिलेक्टिव नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। वो सिलेक्टिव नॉन वेजिटेरियन कैसे है, हर दिन नहीं हर खाते। दिन है वो, मैं संडे को ही नॉनवेज खाता हूँ, हाँ, मैं ट्यूसडे Right. थर्सडे नहीं खाती। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैं नहीं खाता हूँ, मगर मैं हाँ, संडे को चिकन, क्योंकि हाँ। सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ होते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग आवर फूड, अगेन इवन यू आर नॉन वेजिटेरियन, इट विल रिमेन as Yeah. low in I protein. think so we all need to be a little more conscious Conscious about about- what we are eating. हाँ, so हाँ. now exercise हो गया, weight training exercise हो गई, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन के साथ एक और चीज फ्री मिलती है जिसमें भी प्रोटीन होगा, उसमें कैल्शियम रिच होगा। तो कैल्शियम अलग से नहीं खाना है। तो लोगों को लगता है कि कैल्शियम खा रहे हैं हम, टैबलेट खा रहे हैं, टैबलेट के ऐड भी आते हैं, ठीक है। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि कैल्शियम को पता नहीं पहुंचना कहाँ पे। विदाउट प्रोटीन एंड विदाउट विटामिन डी, इट इज इवन हार्मफुल फॉर पीपल टू हैव विटामिन कैल्शियम। So I think mostly Calcium calcium हमें अपने डाइटरी डाइटरी रिक्वायरमेंट से पूरा करना मिल है। जाता है। हमें क्या नहीं मिलता है इज विटामिन डी डेफिशिएंसी। Now vitamin D deficiency is very important because vitamin D हमारे बॉडी में अपने आप बनता है विद सनलाइट। ठीक है, जैसे पौधों में फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, वैसे यहाँ पे हम विटामिन डी बनाते हैं। विटामिन डी बनता है। बट अब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है, उस पर लोग नहीं सोचते। विटामिन डी डेफिशिएंसी मुझे लगता है कि इंडियंस में होना ही चाहिए, ठीक है। उसके रीजंस बताता हूँ। नंबर वन, विटामिन डी स्किन में सिंथेसिस होने के लिए मॉर्निंग टाइम में आपको यूवी रेज लेनी होती है। जो डे टाइम में गर्मी होती है वो इंफ्रारेड के कारण होती है। तो यूवी रेज हमारे स्किन पे जब पड़ेगी, तभी जब तिरछी किरणें होती है तब यूवी रेज ज्यादा होती है, बिटवीन से 9 to 10 के बीच में। और हर एरिया में यूवी रेज का एक मार्कर आजकल लोग मोबाइल 9 से 10 के बीच में अगर हम हाँ, बेड वो आपका ऑफिस टाइम होता है, कैसे करोगे, ठीक है। और संडे को तो ऐसे ही बाहर निकलेंगे तो सनस्क्रीन लगा के निकलेंगे। नहीं, वो मैं आ रहा हूँ उस पे। तो पहला चीज तो ये हो गया, हाँ, ठीक है। और संडे को हम लोग लेट उठते हैं क्योंकि संडे को तो कोई काम नहीं होता, 10 हाँ। बजे के बाद उठते हैं, तो हाँ, ये सनलाइट तो गया। सो सेकंड चीज आती है जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। जैसे हम दिल्ली गुड़गांव में ये शूटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में भी यूवी रेज कम आती है, इंफ्रारेड ज्यादा आती है। तो पहाड़ों वाले एरिया में ज्यादा बेटर आती है, ठीक है, जिसके कारण टैनिंग हो जाती है, बॉडी टैन होता है। अब आता है तुम्हारा सनस्क्रीन लोशन। तो एवरीवन इज रनिंग आफ्टर एसपीएफ फैक्टर। yes. जितने भी वो आते हैं क्रीम्स आते हैं, उसमें तुम देखोगे एसपीएफ फैक्टर 100, 200, 600, 1000 तक पहुंचा हुआ है। तो दिस इज एसपीएफ का फुल फॉर्म है स्किन प्रोटेक्शन फैक्टर Yeah. फ्रॉम यूवी ए एंड बी रेज, ठीक है। तो अब आपने जो बचा कुछ एब्जॉर्ब हो रहा था वो तो किसी भी क्रीम में होता है। मतलब एनी क्रीम यू अप्लाई, इट विल गिव दैट बैरियर कि एब्जॉर्प्शन ना ही है। इसके अलावा डार्कर कलर कपड़े, अभी व्हाइट कलर अगर तुम देखोगे तो मैक्सिमम लोग नहीं पहनते। व्हाइट में फिर भी एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज होता है, बाकी में नहीं होता है। ब्लैक डार्क कलर्स में इंफ्रारेड ज्यादा, गर्मी ज्यादा लगेगी मगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसके अलावा फुल बॉडी एक्सपोजर, क्योंकि बीचेस के आसपास वाले एरियाज में होते हैं, इंडिया में तो मुझे लगता है कि बीच में भी पॉसिबल नहीं। तो इनवेरिएबली यू आर गोइंग टू बी विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ। एंड लास्ट, इंडियन स्किन जो है हमारी वो भी हाँ, तो स्किन में एक और चीज आती है, मेलानोसाइट्स। जो डार्क कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ मेलानोसाइट्स। दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम यूवी रेज। यूवी रेज के एक्सेसिव एक्सपोजर से स्किन कैंसर होता है। सो यूरोपियन और अमेरिकन लोगों में क्या होता है कि दे टेंड टू हैव मोर स्किन कैंसर बिकॉज ऑफ यूवी रेज। तो इसलिए वो लोग सनस्क्रीन लगाते हैं। और इंडिया में जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डार्क है तो डार्क ही रहने वाला है, सो प्रोटेक्टिव है। तो हमारे यहाँ पे लोग कैंसर से ज्यादा, स्किन कैंसर से बचे हुए हैं, बट विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर कैंसर को और विटामिन डी डेफिशिएंसी सोचते हैं तो मुझे लगता है कि इट इज बेटर, इट्स अ बून फॉर अस। सो वी शुड टेक विटामिन डी एज सप्लीमेंट। सो सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, सबका अलग अलग लेवल्स होता है। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर आपकी रहेगी तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ भी तो इट विल नॉट नो कि मुझे बोन तक जाना है, ट्रांसपोर्टर है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं कैल्शियम के साथ विटामिन डी ले रहा हूँ, तो इट इज विटामिन डी। एग्जैक्टली, वो मुझे ये दिखाते हैं, उनसे पूछो आप ले रहे हैं विटामिन डी, कहेंगे हाँ हमारी कैल्शियम टैबलेट में है विटामिन डी। कितना है? 400 यूनिट, 200 यूनिट। तो उनको ये समझाना कि एज एन इंडियन आपको इससे ज्यादा की डेली रिक्वायरमेंट है, प्लस ऑलरेडी आप डेफिशिएंट स्टेट में हो, तो उसको खाना पूर्ति करने के लिए तो आपको और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है। 4 to 8,000 यूनिट इज व्हाट यू नीडेड एवरी डे। अब और महान कलाकार लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो बच्चे लोग अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका से भेजते हैं। नाउ देयर रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस। वो 1000 यूनिट की या 500 यूनिट की आ रही होती है कैप्सूल्स, वो महंगे में वहां से लेके आते हैं उठा के बॉक्सेस भर भर के, और यहाँ पे आके वो सबको स्टेटस सिंबल की तरह दिखाते हैं, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। इंडियन मेडिसिन आर चीपर एंड वो अच्छा काम करती है, उसी को हमारे
पॉपुलेशन हाँ, तो हमारे 60,000 यूनिट का एक कैप्सूल मिलता है जो कि वहाँ मिलेगा ही नहीं, अब उनको इतनी चाहिए ही नहीं। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हमेशा होगी, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड विद विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसका होना बहुत वो है। एंड इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, ये जो चीजें इसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी जरूरी होते हैं, फिश ऑयल्स भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। तो लोग यूजुअली मतलब जो खाना होता है हमारा ऑलमोस्ट एवरीडे सिमिलर टाइप का होता है, तो वैरायटी जैसे तुमने बताया वो इट हैज टू बी देयर, ठीक है। और एक बैलेंस डाइट के लिए अगेन थोड़ा सा खर्चा करने की जरूरत पड़ती है, यू हैव टू गो टू ए डाइटिशियन, ठीक है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप ही बता दो थोड़ा सा। अभी मैं तो बता तो दूंगा ही, अगर मैं अपना काम छोड़ के सब कुछ बताने लगा तो डाइटिशियन क्या करेगा, उससे समझना जरूरी है, क्योंकि he or she will know exactly how much amount is needed for you। तो कस्टमाइज प्लान, या लोग खर्चा अपने हेल्थ पे कुछ नहीं खर्चा करते, गोलगप्पे खिला लो और बाकी जितने मर्जी पैसे बर्बाद करा लो। इंडियंस नो हाउ टू वेस्ट देयर मनी रादर देन यूजिंग इट इन फॉर ए गुड कॉज फॉर देमसेल्फ, ठीक है। सो ट्रेनर एंड ए डाइटिशियन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस इन लॉन्ग। आप हर बार क्या होगा कि भूल जाओगे इसको, एडहेरेंस बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एवरी डे इट हैज टू हैपन एंड इयर्स टुगेदर हैपन। तो लगने लगता है यार क्या होगा इससे। सो क्या होगा इज वेरी गुड फॉर अस, नॉट फॉर देम। पेशेंट्स के लिए ये है कि क्या कैसे ना हो, डॉक्टर के पास ना पहुंचना पड़े, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो डायग्नोसिस इन टाइम विद प्रॉपर टेस्टिंग एंड प्रिवेंशन के लिए सारी चीजें जो मैंने बोली ये करना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस को बचाए। फ्रॉम द एज ऑफ इंसेप्शन, बचपन से लेके चाइल्ड बेयरिंग एज से लेके शादी वाले एज के बाद, शादी हुई बच्चे आए उसके बाद प्रिवेंशन टिल मेनोपॉज, ये प्रिवेंशन वाला टाइम है। तो इसमें प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन गेट रिड ऑफ नी रिप्लेसमेंट्स, बोन के फ्रैक्चर्स अननेसेसरी वाले, और इन सारी चीजों से बचा जा सकता है। डॉक्टर देवाशीष, सिंस आई एम अ मेनोपॉज स्पेशलिस्ट, कई सारी मेनोपॉजल औरतें आती हैं जिनसे मैं डील करती हूँ, और उनमें कईयों की बोन डेंसिटी कम होती है, या तो ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोटिक रेंज में उनके स्कोर्स होते हैं। तो क्या ये मेनोपॉज के टाइम पे ऐसा क्या होता है कि बोन्स ज्यादा वीक हो जाते हैं, और क्या मेनोपॉज से पहले भी बोन्स वीक हो सकती हैं? देखो एक्चुअली तो ये पहले ही वीक होती है, पहले पता नहीं चलती, ठीक है, बिकॉज उनको हार्मोनल सपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन डेफिनेटली यस इट इज ए प्रिवेंटर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, बट ऑस्टियोपोरोसिस उससे पहले ही, मतलब ऑस्टियोपेनिया वाला जो लेवल है या ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो चुका होता है, बट पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि दैट्स ए वेलबींग हार्मोन एज वेल। पेशेंट जो है, मतलब जो फीमेल है, वो एस्ट्रोजन के साथ खुश हैप्पी एनवायरनमेंट में रहती है, ठीक है। सो दे डोंट फील व्हाट दे आर सफरिंग फ्रॉम। द मोमेंट इट इज गॉन, अभी भगवान भरोसे छूट गए, तब पता चलना शुरू होता है फ्रैक्चर्स के साथ, या तुम जैसे बोन डेंसिटी करा रहे हो उसमें डायग्नोसिस होता है, या उनको सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करे वो आने शुरू हो जाते हैं। सो दीज आर द पेशेंट्स कि उनको पता ही नहीं होता इसके बारे में कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, बिकॉज द हार्मोन इज देयर। द मोमेंट हार्मोन लीव्स यू, you tend to end up in osteoporosis diagnosis earlier than वो लोग इसके बाद भी बहुत समय समझ नहीं पाते सिम्टम्स को और फ्रैक्चर के साथ आते हैं लेटर एट 60s। इससे मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है डॉक्टर देवाशीष, कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ मेनोपॉज स्पेशलिस्ट, मैं अपने पेशेंट्स पे मैं चाहती हूँ कि वो अपने बोन हेल्थ के बारे में जाने, और मैं उनको डेक्सा स्कैन एडवाइस भी करती हूँ। और जिनका लो आते हैं स्कोर्स, उनको अगर हार्मोन थेरेपी प्रिस्क्राइब करना है तो या मैं उनको ऑप्शन देती हूँ, हम उस बारे में डिस्कस करते हैं। बट इस एज ग्रुप में कितने ऑर्थोपेडिशियंस हैं, जैसे आप अपने बारे में बताइए कि 40s या 50s में आपके पास कोई लेडीज आ रही हैं अपने बोन्स इश्यूज को लेके, तो आप लोग क्या कभी उनसे पूछते हैं कि उनको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, उनको मेनोपॉज आ गया कि नहीं आया, उनको कोई और सिम्टम्स हैं? बिकॉज आई थिंक वहाँ पे एक ओवरलैप है जहाँ पे कि हम थोड़ा एग्रेसिवली उस एज पे हम बात कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्थोपेडिशियंस नहीं करते हैं, और मेरी प्रेस्क्रिप्शन में देखोगे तो डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेनोपॉज का मेंशन किया होता है। मैं ये भी लिखता हूँ कि मेनोपॉज अटेन्ड एट एन एज, वो भी लिखता हूँ, एंड पेरी मेनोपॉजल, मतलब कि अभी चल रहा है, ठीक है। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ, ये बहुत हद तक बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे बैक पेन हो गया, जनरलाइज बॉडी पेन हो गया, थकावट हो गया,
ठीक है, पेशेंट आते हैं उसके साथ वो ये बात जब बोलते हैं तो मुझे रियलाइज होता है कि बेसिकली इट इज सिम्टम ऑफ मोर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस से ज्यादा मेनोपॉज के सिम्टम्स चल रहे थे। एंड एट दैट मोमेंट मेनी टाइम आई टेल देम टू गो एंड मीट अ गायनेकोलॉजिस्ट, बट बोलते हैं कि एंड ये बोलता हूँ कि हार्मोन लेवल्स चेक कराओ, इफ नीडेड यू कैन थिंक अबाउट एचआरटी एज वेल, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोलता हूँ। बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोलो उसको कि बहुत लोग डॉक्टर्स के पास गायनेक के पास जाते हैं और रेगुलर गायनेक जो ऑस्टियोपोरोसिस या मेनोपॉज के बारे में इतना ट्रीट नहीं करते हैं, वो कहते हैं सब कुछ ठीक है। बहुत हद तक किसी ने कुछ हार्मोन लेवल चेक कराते हैं, वो कहते हैं हाँ जी आपका मेनोपॉज है वो अटेन हो गया, इसमें ये दवाई लेने से आपके सिम्टम्स पास आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि लोग सोचते हैं कि मेनोपॉज तो एक नॉर्मल फेज ऑफ लाइफ है, वो तो आना ही है, तो उसके साथ जो चेंजेस हो रहे हैं वो होने ही हैं। बट वन थिंग विच आई वुड रियली लाइक टू स्ट्रेस हियर इज दैट मेनोपॉज इज इनएविटेबल, मेनोपॉज आना ही है, पर उसके साथ सफर करना जरूरी नहीं है, उसके साथ आपकी बोन्स वीक हो ये जरूरी नहीं है। आप अपनी बोन्स को मेनोपॉज में और मेनोपॉज के बाद भी स्ट्रांग रख सकते हैं। तो आई थिंक मैंने बहुत सारे पुराने गायनेकोलॉजिस्ट को देखा है जो एजेड बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, दे एक्चुअली काउंसिल द पेशेंट की ये तो होना ही है, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो मेंटल सेटिस्फैक्शन दे देते हैं। सेकंड इज दे विल गिव सम सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मेडिसिन एंड दे विल नॉट डिस्कस अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। सो आई थिंक अब हमने ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क्स और प्रिवेंशन के बारे में आज इतना डिस्कस करा है, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में इसके ट्रीटमेंट के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में मुझे लगता है कि इट इज अगेन अ वेरी बिग टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स के बारे में इसमें बात करने वाला हूँ। आई फील कि इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना दवाइयों से एलर्जी है। मतलब ये एलर्जी ज्यादा सच में एलर्जी नहीं होती, दिमाग में बहुत ज्यादा एलर्जी है कि एलोपैथिक मेडिसिन लेने से हमें कुछ ना कुछ हो जाए। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो लोग नेचुरल सप्लीमेंट्स के नाम पे कुछ भी ले लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि उसमें कुछ एफडीए कोई गवर्निंग बॉडी भी नहीं होती। ज्यादातर नेचुरल सप्लीमेंट्स या आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, उनकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, एंड वो उसको ऐसे ही ले लेंगे सोच के कि अच्छा तो नेचुरल है तो ये ठीक ही होगा, बट नेचुरल तो जहर भी होता है। तो क्या हम ऐसा ही होता है एक्चुअली बहुत समय। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी ट्रीटमेंट लें गाइडलाइंस क्या बोलती हैं उसके साथ अलाइनमेंट में हो, या कुछ जो भी मेडिसिन है सप्लीमेंट है किसी रेगुलेटरी बॉडी उसको अप्रूव करे तभी हम उसको लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि मतलब मैं जानबूझ के इस टॉपिक इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग और वो मुझे लगता है कि लोगों को समझना जरूरी है और इस बात से दिमाग से हटा लेना चाहिए कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट हार्मफुल है, हार्मफुल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि एक आदमी से दूसरे के पास ऐसी खबर पहुंची है कि हार्मफुल ही है। ठीक है, तो हार्मफुल हो सकती है हर एक मेडिसिन का हर एक आदमी पे अलग इफेक्ट पड़ सकता है डेफिनेटली। इसीलिए आई थिंक जरूरी है कि आप सही डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर पे भरोसा रखें और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें और हमें फॉलो करें। और नेक्स्ट एपिसोड में ट्रीटमेंट के बारे में सुने, क्योंकि इसको जानना, ट्रीटमेंट को जानना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन पे बहुत अच्छा बोला, सो बाकी ट्रीटमेंट के ऊपर भी पूरा डिटेल डिस्कशन होने वाला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वेट फॉर द थर्ड एपिसोड ऑफ ट्रीटमेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर नॉट टेकिंग मेडिसिन। इवन डॉक्टर ने बोला हुआ है कि मुझे लेना है मगर वो लेते नहीं है, तो थर्ड एपिसोड जरूर देखना, उन लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि इट इज गोइंग टू बी आई ओपनर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ योर एगोनी आपका पेन हटाने के लिए। So do watch it and do like and share it with someone who needs it. ठीक है, ये डायलॉग मैंने कहीं से कॉपी मारा, but I think he won't mind कि patients should follow, share it when उनको जरूरत हो। ठीक है, thanks.